से देखिएगा तो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस, है ना, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी एंड दिस एलिमेंट जो आपका डायगोनल एलिमेंट है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। तो इट इज स्टडी ऑफ सर्किट्स में आज अपन सीखने वाले हैं सर्किट बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, सर्किट्स बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले आप पहचानना सीखिए कि सर्किट देख के बता सके ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है ना। जैसे सपोज करिए ये 4 रेसिस्टर्स का नेटवर्क है आपके पास, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है और एक बैटरी लगी है ना। इन सभी पॉइंट्स के अगर नाम रख दूं मैं, ये पॉइंट का नाम रख, ये पॉइंट है बी, ये है सी और ये है डी। आप ध्यान से देखिएगा तो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस, है ना, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी एंड दिस एलिमेंट जो आपका डायगोनल एलिमेंट है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। तो इट इज नॉट ए WSB, नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इस सर्किट में बेसिकली ये P और Q आपस में सीरीज में है, साथ ही साथ ये R और S आपस में सीरीज में है और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है ना। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। इट्स नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। सिमिलरली आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ भी सभी नोड्स के नाम रख दूं मैं, ये A हो गया, ये B रख दिया, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज D, राइट। आप देखिए बैटरी कनेक्टेड है A और B के अक्रॉस, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B and this diagonal element galvanometer is also connected across A and B। तो चूंकि बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों ही एक ही एंड के अक्रॉस जुड़े हैं तो दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट में भी आप देखिएगा ध्यान से तो P और R आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये Q और S आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में, मतलब ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। These two combinations are parallel to each other, है ना। अब इस तीसरे डायग्राम की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये जो बैटरी है आपकी, लेट अस सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस नोड इज C एंड दिस इज D। तो बैटरी आपकी कनेक्टेड है, बैटरी इज अक्रॉस A एंड B एंड this diagonal element galvanometer is across C and D। yes, this is व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ध्यान रखना है कि बैटरी जिस एंड के अक्रॉस जुड़ी हुई है उस एंड के अक्रॉस डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे AB के अक्रॉस आपकी बैटरी जुड़ी हुई है लेकिन ये गैल्वेनोमीटर AB के अक्रॉस नहीं बल्कि C और D के अक्रॉस जुड़ी हो, ऐसा नेटवर्क दिख जाए तो आप समझ जाइए इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में आगे की बात कर लेते हैं इसके बैलेंस कंडीशन की, राइट, इसके बैलेंस कंडीशन की। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आपने एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लिया, नेटवर्क को पहचानना समझ लिया, अब अपन देखेंगे कि किस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। वी हैव रेसिस्टर ऑफ 4 नेटवर्क्स P, Q, R एंड S एंड वी हैव अ डायगोनल रेसिस्टर X, बैटरी इधर लगी है, राइट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, ये पक्की बात है, बिकॉज दिस इज नोड A, दिस इज नोड B, दिस इज नोड C एंड D। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है AB के क्रॉस और जो X रेसिस्टर है, 5th रेसिस्टर, वो कनेक्टेड है CD के क्रॉस। तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज फॉर श्योर। अब आगे की बात कर लेते हैं कि अगर ये ब्रिज बैलेंस हुआ तो P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S, है ना। अगर आपको कोई नेटवर्क दिख जाए तो आप इन दोनों का रेशियो लीजिए और इन दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो लीजिए, देखिए अगर रेशियो दोनों सेम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू S इक्वल्स टू Q इंटू R, राइट। तो ये इसको चेक करने के तरीके हैं कि ब्रिज आपका बैलेंस है या नहीं है। अब बात ये आती है कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, है ना। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल
और इस पॉइंट का पोटेंशियल, सी और डी पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो गए। पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, यानी कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायगोनल एलिमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डायगोनल एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो, राइट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो आपने ओम्स लॉ सीखा है, ओम्स लॉ, आई मिडिल, आई मिडिल, इस मिडिल रेसिस्टर में अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूं, दिस इज आई मिडिल, है ना। तो बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, और अभी आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई इस रेसिस्टर के क्रॉस, जीरो। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गई है तो करंट भी क्या हो जाएगा बीच वाले रेसिस्टर में, जीरो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आई मिडिल इक्वल्स टू जीरो, आई मिडिल इक्वल्स टू जीरो। और चूंकि आप इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि ये मिडिल डायगोनल एलिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस एलिमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन इग्नोर दिस मिडिल एलिमेंट, यू कैन इग्नोर दिस मिडिल और डायगोनल, वॉट एवर यू से, यू कैन इग्नोर डायगोनल एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो समझने की बात है, रेसिस्टर है ना, इस केस में ये एलिमेंट क्या है, रेसिस्टर। आप इस डायगोनल रेसिस्टर को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, है ना, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जैसा कि ये पहले था, ऐसा कुछ, ये P, ये Q, ये R और ये S, अगर इन सभी के रेशियोज, P और Q के रेशियोज R और S के रेशियो के इक्वल आ गए, यानी कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है ना, तो यू कैन इग्नोर दिस मिडिल रेसिस्टर। चूंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, I मिडिल इक्वल्स टू जीरो, तो आप इस रेसिस्टर को इग्नोर करके इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, ये P है, ये Q हो गया, ये R और ये S। ये मिडिल वाला रेसिस्टर आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिंस Wheatstone bridge is balanced, you can ignore the middle resistor and redraw the circuit। इसी सर्किट को आप वापस रीड्रॉ कर सकते हैं, कैसा, इस बीच वाले रेसिस्टर को निकाल के। और अगर ये बीच वाला रेसिस्टर निकल गया तो फिर ये सर्किट काफी सिंप्लीफाई हो गया। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। these two are in series, these two are in series, और ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन सिंप्लीफाई दिस। और देखें अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना, अनबैलेंस्ड कंडीशन में, इफ वी हैव अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ वी हैव अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक दिस, है ना, हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो कुछ ऐसा जिसमें ये रेशियोज इक्वल नहीं हो, है ना, रेशियोज इक्वल नहीं हो, और हमसे कुछ पूछा गया हो इस क्वेश्चन में, सो हाउ वी कैन अप्रोच, है ना। पहला तो इसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए ये अपन आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझेंगे कि अगर ये ब्रिज बैलेंस नहीं है तो इस मिडिल वाले रेसिस्टर में, है ना, ये अगर मैं इसको B मानूं और इसको C मानूं, इसको A मानूं, इसको D मानूं, तो इस बार इस बीच वाले रेसिस्टर में करंट जीरो नहीं होगा, चूंकि ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। सिंस ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, सिंस WSB नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है, तो ये बीच वाले रेसिस्टर में करंट जीरो नहीं होगा। और अगर करंट जीरो नहीं होगा तो आप इस रेसिस्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। इसमें ये पूछे जाते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट इसमें जीरो नहीं हो रहा है बीच वाले एलिमेंट में, डायगोनल एलिमेंट में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, B से D की तरफ जाएगा, सॉरी B से C की तरफ जाएगा या C से B की तरफ जाएगा, राइट। तो देखिए
अगर ये रेशियो P बाई क्यू की रेशियो R बाई एस से ज्यादा हुई, है ना, ध्यान से, ये P बाई क्यू की रेशियो R बाई एस से ज्यादा हुई तो वोल्टेज इधर का ज्यादा होगा, यानी कि C पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल एट C विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। इस C पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस B पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, यानी कि करंट फ्लो करेगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम C to B, करंट विल फ्लो फ्रॉम C to B। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, राइट, ये है पहला पॉइंट। और अगर इसका रिवर्स हुआ, यानी कि P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस, है ना, इस कंडीशन में अगर इन दोनों का रेशियो इनके रेशियो से कम हुआ तो इस पॉइंट की पोटेंशियल बढ़ जाएगी, B का पोटेंशियल C की तुलना में ज्यादा होगा इस केस में, VB इज ग्रेटर देन VC। और चूंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है C के पोटेंशियल से, तो करंट फ्लो करेगी B से C की तरफ, करंट विल बी B to C, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी B to C, राइट। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड, राइट। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, 50 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 20 ओम और 4 ओम के अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, ठीक। तो आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी आपको एक डायगोनल के अक्रॉस XY के अक्रॉस पूछा गया है, और ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं, या फिर इसको मान लिया मैंने X एंड दिस इज Y, सॉरी XY मान चुके हैं अपन, तो इस कुछ और मान लेते हैं A एंड B, टेक इट A एंड दिस इज B, राइट। आप देखिएगा इस नेटवर्क में AB के अक्रॉस डायगोनल एलिमेंट है और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है XY के अक्रॉस, तो इट इज अ WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये है, ये तो पक्की बात है कि व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये चेक कर दे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। रेशियो ले सकते हैं आप, P की वैल्यू है 50, Q की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 20 और S की वैल्यू है 4। चेक करिए, P बाई Q किया यानी कि 50 बाई 10 तो इट इज 5, और इधर 20 बाई 4 किया तो इट इज ऑल्सो 5। चूंकि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेसिस्टर्स के रेशियो का इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि ब्रिज आपका बैलेंस है। और आपको पता है कि अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, VA इक्वल्स टू VB। और चूंकि दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो गए तो इस वाले एलिमेंट में करंट जीरो हो जाएगी, करंट इन 3 ओम रेसिस्टर विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। और चूंकि करंट इसमें नहीं फ्लो कर रही है तो आप इस मिडिल रेसिस्टर को इग्नोर करके सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट कुछ ऊपर वाला 50 ओम, 10 ओम, 20 ओम एंड 4 ओम, लाइक दिस। दिस पॉइंट इज X, दिस पॉइंट इज Y। अब आप देखिए ये सर्किट काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। ये 50 ओम और 10 ओम आपस में लगे हैं सीरीज में, है ना। 50 ओम और ये 10 ओम आपस में लगे हैं सीरीज में 60 ओम, 20 ओम 40 ओम आपस में लगे हैं सीरीज में यानी कि 60 ओम, और ये 60 ओम और ये 60 ओम, ये दोनों ही 60 ओम एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। चूंकि दो एलिमेंट है, ऊपर वाला भी 60 है, नीचे वाला भी 60 और आपस में पैरेलल है, तो आपने सीखा R इक्विवेलेंट इज R बाई N। 60 डिवाइडेड बाय, दो ब्रांच हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ए बी के अक्रॉस आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। फिर से आप देखिए, ए बी के अक्रॉस आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और डायगोनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सी डी के अक्रॉस। एक डायगोनल के अक्रॉस निकालना है और दूसरे डायगोनल पे बीच वाला एलिमेंट है, राइट। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो है, तो ये बात तो पक्की है। अब ये देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, है ना, बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए इसकी और इसकी रेशियो R बाय R इक्वल्स टू, इन दोनों रेसिस्टर्स के रेशियो के इक्वल है।
चूंकि रेशियो इक्वल है तो अपन कह सकते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। चूंकि इन दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो, इन दोनों रेसिस्टर्स के रेशियो के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। और चूंकि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है तो इस बीच वाले रेसिस्टर में आई मिडिल इक्वल्स टू 0। और चूंकि इसमें करंट 0 है तो आप इस रेसिस्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं और सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट को आप रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट आपको दिस पॉइंट इज बी, आर 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 एंड आर। अब ये सर्किट काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। ये दोनों रेसिस्टर आपस में इक्वल में सीरीज में है तो इट इज 2R। ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। 2R और 2R का इक्विवेलेंट इज 2R डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू R। नेक्स्ट अगला सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा है, हमें निकालना है AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब आप ध्यान से देखिए इस नेटवर्क को, है ना, तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज इस नेटवर्क में दिख जाएगा, राइट। कैसे वो समझिए। अगर मैं AB पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, है ना, यानी कि AB के अक्रॉस निकालना चाहता हूँ, राइट, और दूसरे पॉइंट्स देखें, इस पॉइंट को मान लिया मैंने C और इस पॉइंट को मान लिया मैंने D, राइट। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, दिस इज A, दिस इज B। इसी सर्किट को मैं वापस, है ना, इस वाले सर्किट को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। सबसे नीचे का जो रेजिस्टेंस है उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए तो आपके पास कितने रेसिस्टर मिलते हैं, आर आर 2, आर आर कुल मिला के 4 और ये बीच वाला 5, राइट। इस बीच वाले रेसिस्टर को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो और बाकी सर्किट को रीड्रॉ करो। बाकी सर्किट को आप रीड्रॉ करेंगे तो आपको ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, ये दो रेसिस्टर, ये दो रेसिस्टर, ये लग गए दोनों रेसिस्टर और इस तरफ दोनों रेसिस्टर, बीच में एक रेसिस्टर, तो ये बीच में एक रेसिस्टर, राइट। अब ये एक नीचे वाला रेसिस्टर है, इसको भी आप कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज A एंड दिस इज B। अब इस ऊपर वाले पोर्शन पे आप फोकस करिए, इस ऊपर वाले पोर्शन पे आप फोकस करिए तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा है, 5 रेसिस्टर्स का नेटवर्क दिख रहा है, दिस नेटवर्क इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये ब्रिज बैलेंस भी है क्योंकि इन दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो, इन दोनों रेसिस्टर्स के रेशियो के इक्वल है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीच वाले रेसिस्टर को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इस बीच वाले सर्किट को आप, इस बीच वाले रेसिस्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि वी हैव व्हीट स्टोन ब्रिज इन दिस डायग्राम, वी हैव ए व्हीट स्टोन ब्रिज। इस डायग्राम में हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, राइट। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टर का रेशियो R/R इक्वल्स टू इन दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो R/R, राइट। चूंकि ये बैलेंस है तो आप इस बीच वाले रेसिस्टर को, डायगोनल रेसिस्टर को काट सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करके आप उसे वापस रीड्रॉ करिए तो ये दिखेगा आपको R दिस इज R एंड दिस इज R। This point is A, this point is B। अब AB के क्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन दो रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट 2R। ये दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में जुड़े हैं, इनका रेजिस्टेंस 2R। और ये रेसिस्टर भी AB के क्रॉस जुड़ा है, यानी कि ये तीनों 2R और R आपस में पैरेलल है, राइट। तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सॉल्व करके आ जाएगा ये
R/2 सॉल्व करके आ जाएगा ये R/2। आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 2R है और ये 2R है, 2R और 2R का हो जाएगा R, और R का R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। सो करेक्ट आंसर इज R/2। इसी डायग्राम अब आपके सामने एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, सपोज करो, एंड दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। इसकी अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो मैं केवीएल की मदद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप हर नोड के क्रॉस या हर लूप में केवीएल केसीएल लिख के इसको सॉल्व करें। तो डायरेक्टली इसका याद रखिए, अगर इस फॉर्मेट में है ये R/N/R, इस तरफ फिर से N/R और R, बीच में एक रेसिस्टर R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाय n+3 इंटू में R, राइट। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट का कोई अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख जाए जहां पे रेसिस्टर्स कुछ इस प्रकार से हो कि बाईं साइड वाला R है, दाहिनी साइड वाला NR है, फिर से नीचे बाईं साइड वाला NR है और दाहिनी साइड वाला R है, बीच में एक रेसिस्टर R है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3n+1 डिवाइडेड बाय n+3 इंटू में रेसिस्टेंस R। इस कॉन्सेप्ट पे बेसिक, जैसे हमारे पास इस डायग्राम में ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि अनबैलेंस्ड है। देखिए आप 1 और 2 का रेशियो इधर वाले 2 और 1 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। इधर क्या है हमारे पास 1/2, इधर है हमारे पास 2/1, इक्वल नहीं है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, राइट। और इसमें n की वैल्यू देखिए, रेसिस्टर है और इधर वाला रेसिस्टर है NR। आप क्लियरली बता सकते हैं कि NR में n की वैल्यू क्या है, NR इक्वल्स टू 2 और R की वैल्यू है 1, n इंटू 1 यानी कि n की वैल्यू आ गई है 2, है ना। सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका ये 2 गुना है, यानी कि n की वैल्यू आ गई 2 डायरेक्टली। अब आप R इक्विवेलेंट अगर निकालें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाय n+3 इंटू R, है ना। n की वैल्यू पुट कर यहाँ पे 3 इंटू 2+1 डिवाइडेड बाय 2+3 इंटू में R की वैल्यू 1, 6 + 1 7, 7/5, इट इज 1.4 ओम के आसपास, है ना। इट्स अराउंड 1.4 ओम। एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो क्या है देखिए। एक तो ये तरीका है, फॉर्मूला आपने रट रखा है, और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3n+1 डिवाइडेड बाय n+3 इंटू में R। दूसरा क्या तरीका है, सपोज करिए आपके पास एक नेटवर्क है सिमिलर, दिस इज 1 ओम, है ना। सेम प्रीवियस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 1 ओम, बीच में एक रेसिस्टेंस है 1 ओम, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट। इस नेटवर्क में देखिए, है ना, जैसे सपोज करिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है और आपको दिख गया अनबैलेंस्ड व्हीट ब्रिज, और 4 ऑप्शन है आपके सामने, है ना, 4 ऑप्शन है आपके, है ऑप्शन 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ऐसा कुछ। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे वो अप्रोच सिखा रहा हूं मैं। चूंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लीजिए कि इट्स बैलेंस्ड, राइट। और अगर ये बैलेंस होता तो ये बीच वाला रेसिस्टर निकल जाता, और अगर ये बीच वाला रेसिस्टर निकल गया तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप बता सकते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये ऊपर वाले का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। इस नीचे वाले ब्रांच का देखा जाए तो ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, तो इनका भी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। ओवरऑल इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा जाए RAB दैट इज इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 3। ये 3 और ये नीचे वाला 3 आपस में पैरेलल में है, तो 3 ओम पैरेलल विथ 3 ओम दैट इज इक्वल्स टू 1.5 ओम। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 1.5 ओम। अनबैलेंस्ड ब्रिज को भी आपने बैलेंस मान के सॉल्व किया है, तो ये आया है 1.5 ओम। तो करेक्ट आंसर विल बी, ध्यान रखना है आपको, करेक्ट आंसर विल बी स्लाइटली लेस देन दिस R
अप्रॉक्स, है ना, ये क्या है, अप्रॉक्स, स्लाइटली लेस देन आर अप्रॉक्स। अब आप चार ऑप्शन अगर आपके सामने हो तो आप देख सकते हैं, इधर आपका अप्रॉक्स कितना है 1.5, तो इससे स्लाइटली लेस यानी कि 1.4 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, राइट। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल है क्या? सेल इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए आप सेल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सेल के अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल इज अ डिवाइस इन सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और सेल भी होते हैं दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, है ना। शॉर्टकट में बताता हूं मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सेल, सबसे पहली बात ये है कि इट इज नॉट रिचार्जेबल। आपने एक बार खरीदा इसको, है ना, या एक बार ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, फिर आप इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं है ना, इट्स रिचार्जेबल। इसको आप अगर डिस्चार्ज हो चुका है तो इसको चार्ज में लगा डालिए, ये एक बार चार्ज हो गया, फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट डिस्चार्ज होगा, फिर से आप चार्ज करिए इसको, चार्ज डिस्चार्ज इसमें आप कर सकते हैं। ये वाला एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या फर्क है? इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार हो गया तो उसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में करना संभव नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेल में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस, राइट। इसके अलावा क्या डिफरेंस है कि प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपको, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकेंडरी सेल के केस में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी केस, है ना, सेकेंडरी सेल में लो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर टू प्राइमरी सेल, है ना। प्राइमरी सेल की तुलना में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, राइट। चलिए और देखते हैं सेल के अंदर। ओके, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, है ना, ये मेंशन कर देता हूं मैं। हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं आइडियल सेल की बात करूं, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, आर इंटरनल इज 0। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। प्रैक्टिकली सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जो आगे की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है हमें सेल के बारे में, उसमें से आता है सबसे पहला ईएमएफ बोले तो, है ना। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसके नाम पे मत जाइएगा, ये कोई फोर्स वगैरह नहीं है। इट्स बेसिकली वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज in one closed loop, एक कूलम चार्ज को एक लूप में एक बार घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। या फिर इसको ऐसा भी कहते हैं अपन, टर्मिनल, है ना, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स of cell
व्हेन करंट थ्रू सेल इज 0, है ना। सपोज करिए कि ये आपका सेल है, ये बैटरी, आपने देखा होगा घरों के रिमोट में लगी रहती है बैटरी, है ना। तो ये एक सेल है, हर सेल का टर्मिनल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, है ना, करेक्ट है। दिस इज योर सेल। तो इस सेल के अंदर टर्मिनल से दिस इज लेट अस सपोज पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाला मान लीजिए आप नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, I थ्रू सेल इक्वल्स टू 0 है, तब जो आप इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे, है ना, ये A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड EMF ऑफ दिस सेल। सेल से कोई करंट पास नहीं करनी चाहिए। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यस, अभी जो जिसकी बात कर रहे थे अपन कि वी हैव अ सेल, हमारे पास एक सेल है कुछ ऐसा। सेल या तो डिस्चार्ज हो रहा होगा या फिर चार्ज हो रहा होगा, राइट। मान लो कि सेल में ऐसा कुछ एक लोड रेसिस्टर लगा हुआ है, एक सिंगल सेल ऐसा कुछ लगा हुआ है लोड रेसिस्टर आर के अक्रॉस, ठीक। तो इस सेल के थ्रू करंट पास करेगी, सर्किट में करंट पास करेगा, यानी कि ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज डिस्चार्जिंग, है ना। सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB will be equals to EMF minus current into internal resistance, है ना। चूंकि इस सेल के पास कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस पर भी एक ड्रॉप आएगा, जिसकी वजह से इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर नहीं होगा, राइट। कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा, है ना। यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, I इंटू आर इंटरनल, और इसका EMF है E। तो AB के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट इज E माइनस IR इंटरनल, है ना। दिस इज TPD और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, राइट। चार्जिंग सेल के लिए, है ना, लेट अस सपोज वी हैव अ चार्जिंग सेल, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक सेल है ऐसा कुछ, वी हैव अ सेल, और हम इसको चार्ज कर रहे हैं, राइट। यानी कि हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ करंट भेज रहे हैं। इस कंडीशन में ये सेल चार्ज हो रहा होगा, ये EMF है E और इंटरनल रेसिस्टेंस है R। अब अगर मैं इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, VAB, चार्जिंग कंडीशन में ये आ जाएगा EMF प्लस I इंटू R इंटरनल, EMF प्लस I इंटू R इंटरनल, राइट। यानी कि चार्जिंग सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा। देखो ना, ये है इस केस में TPD EMF से ज्यादा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना आ गया हमारे पास, I इंटू R इंटरनल, राइट। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में TPD EMF से कम होगा, देखिए, क्योंकि EMF माइनस IR इंटरनल, है ना। ये सब क्यों हो रहा है, चूंकि इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, I इंटू R इंटरनल। चार्जिंग कंडीशन में ये ऐड हो जा रहा है EMF के साथ, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये माइनस हो जा रहा है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने मार्केट से एक सेल खरीदा, है ना, मार्केट से आपने एक सेल खरीदा 2 वोल्ट का, तो जब आप इसे सर्किट में लगाएंगे, यानी कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो वोल्टेज मिलेगी वो वोल्टेज 2 वोल्ट से हमेशा कम होगी। डिस्चार्जिंग कंडीशन में इसकी जो आपको TPD मिलेगी वो TPD हमेशा 2 वोल्ट से कम होगी, राइट। और जब आप इस सेल को चार्ज में लगाओगे, है ना, इस चार्जिंग कंडीशन में अगर आप देखोगे इसकी TPD, तो चार्जिंग कंडीशन में इसकी TPD हमेशा 2 वोल्ट से ज्यादा होगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अ डायग्राम लाइक दिस। हमारे पास 2 सेल हैं, सेल A और ये है सेल B। सेल A का EMF है 3 वोल्ट का, इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम का। सेल B का
ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है 16 ओम का। आपसे पूछा है फाइंड टीपीडी अक्रॉस सेल ए एंड सेल बी। ए और बी के अक्रॉस टीपीडी निकालिए, राइट। चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों सेल्स सेम ऑर्डर में लगे हैं कि डिफरेंट ऑर्डर में। देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे इसका प्लस और इसका माइनस दिख रहा है, इसका भी प्लस और इसका भी माइनस सेम ऑर्डर में दिख रहा है ना, लाइक दिस 10 वोल्ट प्लस माइनस, इसका 5 वोल्ट प्लस माइनस सेम ऑर्डर में लगे हैं, यानी कि दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो पूरे सर्किट का ईएमएफ आ गया 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। 10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, राइट। पूरे का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 3 और ये 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 16 20 ओम। तो इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई सर्किट इक्वल्स टू ईएमएफ, टोटल सर्किट का ईएमएफ क्या है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना। ईएमएफ आ गया 20, 15/20 यानी कि 3/4 एम्पियर, राइट। करंट आ गया 3/4 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से आप, ये दोनों ही सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, सेम ऑर्डर में लगे हैं। इधर से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है और यहाँ भी इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, यानी कि बोथ सेल्स आर डिस्चार्जिंग, बोथ सेल आर डिस्चार्जिंग, दोनों ही सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं। चलिए, डिस्चार्जिंग कंडीशन में आप टीपीडी निकालना जानते हैं। पहले सेल ए के अक्रॉस निकालते हैं। सेल ए का टीपीडी हो जाएगा E माइनस आई आर। सेल ए की ईएमएफ आप देख सकते हैं 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स माइनस करंट कितनी है इसका 3/4 और रेजिस्टेंस 3 ओम, 3/4 इंटू 3, तो इट इज 10 माइनस 9/4, इट इज 40 माइनस 9/4 यानी कि 31/4। ये आ गया सेल ए के अक्रॉस टीपीडी। सिमिलरली आप चाहें तो सेल बी के अक्रॉस निकाल सकते हैं। सेल बी भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ईएमएफ टीपीडी आएगा ईएमएफ माइनस आई आर। सेल बी की ईएमएफ है 5, करंट पास कर रहा है हमारा सर्किट में 3/4 और इसके लिए रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो इट इज 5 माइनस 3/4, 20 माइनस 3/4 यानी कि 17/4 वोल्ट्स, 17/4 वोल्ट्स।